नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही शीघ्र होने वाली है। तो ऐसे में आप सभी अपनी परीक्षा को अंतिम मोड़ तक पहुँचा रहेंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा में सफल हों। 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो इसी वर्ष। ऐसी मंगल कामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं। कुछ अभ्यर्थियों का डाउट रहता है कि क्या ये सिर्फ सीटेट की परीक्षा में ही काम आएगा, तो ऐसा नहीं है। सीटेट के अलावा यूपी टेट, एस टेट, बिहार टेट, इसके अलावा बिहार स्टेट, इन सभी परीक्षाओं में यानी कि जहाँ से संस्कृत भाषा पूछी जाती है वहाँ वहाँ ये काम आने वाले प्रश्न है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये सीटेट पे ही लागू होता। हाँ, जरूर ये अवश्य है कि सीटेट की परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में ज़्यादातर गद्यांश पद्यांश से प्रश्न होते हैं और आपका जो व्याकरण का प्रश्न बनता है वो भी गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत आए गए व्याकरण के प्रश्नों को उठाकर पूछ लिया जाता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी जो उसमें होती है वही दे दिया जाता है, लेकिन 5 से 6 नंबर का व्याकरण आता है। मेरा मानना है कि गद्यांश पद्यांश तो आप कहीं ना कहीं उसका भावार्थ इत्यादि निकाल ही लोगे, लेकिन जो आपका व्याकरण है वो आपको पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी होगा। और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराती हूँ। चलिए, हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं और प्रश्न संख्या 39 पर आते हैं। इससे पहले कि प्रश्न हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, यदि आपको लगता है वीडियो देखने के बाद उन्हें देखना चाहिए तो अवश्य देखिएगा, और उसको देखने के बाद लगता है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा, इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कृष्ण सर्पा, और आज का जो प्रश्न है वो समास से लिया गया है और समास संस्कृत में 6 होते हैं। यूपी टेट, एस टेट, इन सब टेट की परीक्षा जितनी भी होती हैं, इन सब परीक्षाओं में यदि पूछा जाए समास कितने होते हैं तो उनके 6 भेद होते हैं। इस बात को आप नोट करिएगा। वैसे टीजीटी इत्यादि की जो परीक्षा कर रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे अभ्यर्थी, वो 5 वहाँ पर 5 माना गया है, जबकि जो आपका एस टेट, यूपी टेट इत्यादि है उसमें 6 माना गया है समास की संख्या। समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व इत्यादि करके 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ है कृष्ण सर्पा का विग्रह करिए। तो कृष्ण सर्पा सबसे पहले बता दें, काला सांप विशेषण विशेष युक्त जो समास होता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब इसकी व्याख्या भी सुनते चलिए, ताकि अगर मान लो प्रश्न घुमा के पूछ ले तो आप कर सको। यहाँ पर पूछा गया है कि इसका विग्रह क्या होगा, तो कृष्ण सर्पा या कृष्णस्य सर्पा। अगर कृष्णस्य कर देंगे तो यह तत्पुरुष की ओर चला जाएगा, जबकि कृष्ण काला सांप ये विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय है, तो क्या होगा, कृष्णा सर्पा यानी काला सांप। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि नील कमलम में समास है। क्या कह रहा है कि नील कमलम में समास है, द्विगु समास है, क्या द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है अथवा कर्मधारय। तो नील कमलम, नीला कमल है ना, नीला कमल, तो यहाँ पर क्या अव्ययी भाव समास तो है नहीं, क्योंकि अव्ययी भाव समास अव्यय जो समासिक पद होता है नित्य नपुंसक लिंग में होता है, अव्यय होता है, और दूसरा इसमें उपसर्ग होता है ना, तो अव्ययी भाव तो है नहीं। द्विगु क्या होता है, संख्यावाची होता है, दिग भी नहीं है। और द्वंद्व भी इसलिए नहीं है क्योंकि द्वंद्व में योजक चिन्ह होता है और एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं। ये विशेषण विशेषण और विशेष युक्त से संबंधित है, यानी नीला कमल, और कमल की विशेषता है वो नीला है। तो ऐसे में जो विशेषण विशेष वाला समास होता है वो कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि त्रिनेत्रम में समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है अथवा कर्मधारय समास है। अगर यही त्रिनेत्रम की जगह त्रिनेत्रा होता, माना होता, यहाँ विसर्ग होता है ऐसे, तो आपका बहुब्रीहि समास होता। 3 आँख हैं जिनके वह ऐसी पुल्लिंग में होता। यदि यहाँ नपुंसक लिंग में है, इसलिए ये कौन सा समास होगा, आपका द्विगु समास होगा। द्विगु समास में आप ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे त्रिनेत्रम है, जैसे दशानना है, दशानना है तो दशानम पुल्लिंग में है तो 10 आनन जिनके वाह होगा, लेकिन दशाननम होगा तो 10 आनन मतलब होगा कि 10 आना यानी 10 मुख, तो वहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर माँ होगा तो वहाँ पर द्विगु होगा, और ऐसे विसर्ग होगा तो वहाँ पर बहुब्रीहि होगा, और ऐसे संख्यावाची होंगे तो
ठीक है, संख्यावाची के साथ साथ ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, द्वंद, द्विगु और बहुब्रीही में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है चौर भीता का विग्रह वाक्य क्या होगा। तो चौर भीता, तो चौर से भी, तो से का कौन से विभक्ति का होता है चिन्ह। तो कर्तन्य कर्म को करण से तृतीय विभक्ति होता है ना। लेकिन से भीत, तो भैत्य अर्था नाम भय हेतु एक आपने कारक पढ़ा होगा, उससे जो है पंचमी लग जाती है तृतीय की जगह। तो यहाँ पर देखिए चौरात विभेति में चौरात विभेति ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा और ये आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि अब्राह्मणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूपी टेट सीटेट इत्यादि के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब्राह्मणा में कौन सा समास है, क्या बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, या इनमें से कोई नहीं। तो अब्राह्मणा अगर इसका विग्रह पूछा जाए तो ना ब्राह्मणा होगा, ना ब्राह्मणा। ठीक है, अगर विग्रह पूछा जाए, और अगर पूछा जाए समास कौन सा है तो न तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है पीताम्बरा में समास है। अगर यहीं पर पीताम्बरम होता तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता, लेकिन पीताम्बरा है, पुल्लिंग में है, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है अहोरात्रम में समास होगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द्वंद्व है नहीं, रात्रि पर्यंतम, द्विगु भी नहीं, आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि आप लोगों के पास समय बहुत कम है और परीक्षा भी बहुत नज़दीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखती हो। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके पास डाटा इत्यादि की समस्या होती होगी, कुछ गृहिणियाँ ऐसी हैं जिनके पास समय पर्याप्त नहीं होता। तो उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वीडियो में थोड़ा फास्ट बोलती हूँ। अगर कहीं जुबान इधर उधर लड़खड़ा जाती है तो उसको मैनेज करिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप सब BA B.Ed है। तो आप, मैं जो कहना चाह रही हूँ उस मेरी बात को समझ जाएंगे। आपका मेन मतलब है कि आपका जो कंटेंट है वो आपको मिलना चाहिए, प्रश्न मिलने चाहिए, उसका ऑप्शन सही होना चाहिए, उसकी व्याख्या सही होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा माइंड मत करिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पाते हैं। अगर हाँ ज़रूर, अगर प्रश्न में उसके ऑप्शन में उत्तर में कहीं गड़बड़ी होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि द्वादश में समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और आपका तत्पुरुष समास। द्वादश में कौन सा समास है, क्या द्विगु समास है, क्या बहुब्रीहि है, क्या तत्व। अच्छा यहाँ पर देखो भले संख्यावाची है लेकिन यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, यहाँ पर आपका द्वंद्व होगा। क्यों द्वंद्व होगा, 2 और 10, 2 और 10 यहाँ पर योग चिन्ह लगेगा। इसका विग्रह अगर पूछा जाएगा द्वश्च दशश्च, इस तरीके से होगा, 2 और 10 द्वादश, और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि पितरों में समास विग्रह गया, मतलब इसका विग्रह क्या होगा। तो पितरों का विग्रह होगा माता चा पिता चा, है ना। अगर इसका विग्रह पूछे तो माता चा और पिता चा, यानी माता और पिता। ठीक, और कहाँ लगता है आपका, द्वंद्व समास में लगता है, इसलिए आपका द्वंद्व समास सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 पर आने के लिए हम लोग दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि व्याघ्रपात में समास है, व्याघ्रपात में समास है, कौन सा समास है, व्याघ्रपात, व्याघ्रपात। तो व्याघ्र से पात मतलब व्याघ्र से पतित, तो क्या होगा, क्या द्विगु होगा। द्विगु संख्यावाची होता है, यहाँ संख्या दिख नहीं रही है, काट दिए। द्वंद्व में योजक चिन्ह होता है, एक दूसरे के विलोम अर्थ वाले होते हैं, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर B भी कट गया। बहुब्रीहि नहीं है, तीसरा अर्थ नहीं दे रहा। अगर आपने इस 3 ऑप्शन को काट के भी काम किया तो यहाँ पर आपका सिर्फ तत्पुरुष बच रहा है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपका तत्पुरुष सही होता है। और वैसे भी यहाँ पर से आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है, तो तत्पुरुष कारक चिन्ह कौन से समास में आता है, तो तत्पुरुष समास में आता है। इसके 6 भेद भी बताए गए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 49 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 49 कह रहा पाणिपादम, क्या कह रहा, पाणिपादम में कौन सा समास है, समाहार द्वंद, इतरेतर द्वंद, एक शेष द्वंद, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये तीनों के तीनों जो समास हैं ये द्वंद्व समास के भेद हैं, एक शेष द्वंद, समाहार द्वंद और इतरेतर द्वंद।
एक शेष में जैसे दोनों दिया रहता है, एक शेष जैसे पितरौ है, तो ये एक शेष द्वंद्व का उदाहरण है। इतरेतर और समाहार पादि पाड़ो यानी हाथ और पैर, तो ये कई है ना, इसमें हाथ और पैर, पादि और पाड़ो, तो यहाँ पर कई हैं, इसलिए इसको समाहार द्वंद्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राम लक्षणों में कौन सा समास है? एक द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। तो इतरेतर द्वंद्व समास, यहाँ पर दोनों का नाम दे, राम लक्ष्मण, तो यहाँ पर एक कौन सा समास होगा? ये इतरेतर द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पितरो एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है, और पादिपाणो जो अभी आपने देखा वो समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है। इस तरीके से द्वंद्व समास के 3 भेद हैं और तीनों भेद के उदाहरण आपने देख लिए। इनकी जगह अगर आपको कोई और उदाहरण दे दिया जाए तो आशा करती हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि आपको अभी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से मैं इनसे द्वंद्व समास के तीनों भेद से संबंधित उदाहरण और प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। पीत पुष्पम में कौन सा समास है? पुष्पम देखिए यहाँ पे नपुंसक लिंग में है। अगर पुष्पा होता, पीत पुष्पम, पीत पुष्पम क्या है? पीला पुष्प। क्या केवल समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास? देखिए केवल समास है नहीं, केवल समास को ही अगर दूसरा नाम कहें तो सुपसुपा समास कहते हैं। और इस समास का यदि उदाहरण दें तो भूतपूर्व इत्यादि हैं। भूतपूर्व में अगर पूछा जाए कौन सा समास है तो केवल समास या सुपसुपा समास है। ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची होता है, यहाँ संख्या आपको दिख नहीं रही। बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ देता है ना, तो यहाँ तीसरा अर्थ नहीं दे रहा है। अभी यहाँ पीत पुष्पा होता तो पीला है जो फूलवा ऐसा हो जाता, बहुब्रीहि हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे पुष्पम लिखा है तो यहाँ पर आपका कर्मधारय होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है कि उभय पद प्रधान समास, उभय पद प्रधान समास है। उभय पद मतलब दोनों पद जो कौन से समास में पद, क्या अव्ययी में? अव्ययी पूर्व भाव प्रधान होता है, तत्पुरुष उत्तर भाव प्रधान होता है, द्विगु संख्यावाची होता है, लेकिन द्वंद्व क्या होता है? उभय पद, इसका दोनों पद प्रधान रहता है। जैसे माता और पिता है, माता और पिता में माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, तो द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। चलिए यहीं पर हमारा जो है आज क्वेश्चन समाप्त होता है, और कल मिलेंगे फिर से नए प्रश्नों के साथ। और आपका जो टॉपिक अभी तक क्लियर ना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगी। और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए जा रहे सभी कंटेंट आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं आ रहे हैं तो अवश्य बताइएगा, क्योंकि कहते हैं कि गलती बताने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझ में भी मतलब क्या कमियां हैं ये पता चलेंगी। और अंत में यही कहूँगी कि यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करके अपना प्यार बनाए रखिए। नमः संस्कृत है।